So welcome students to our new lecture series on linear equations in two variable class 10th मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी आप सोचेंगे कि हम लोग 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े थे, वहाँ पे उसका ग्राफ बनाना सीखे थे। यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको एक पोर्शन उसका ग्राफ बनाना, और यहाँ पे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक पेयर पढ़ने वाले, दो लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। अगर आप एनसीईआरटी में रहेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे आपको यही नाम से चैप्टर ही मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे उम्मीद है आप बेसिक्स इसका जानते हैं, इक्वेशंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। अगर नहीं भी जानते हैं लीनियर क्या होता है, तो मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ कवर होगा। ओके, क्लास 10th में क्या है? अगर आपका प्रश्न है कि क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है क्या, तो देखिए क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ओनली है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, डो नॉट कंफ्यूज, पेयर मतलब दो होता है, जोड़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दो एक साथ, तो उस चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसका दो मेथड है मेनली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब सॉल्यूशन निकालने का। एक है जो आप लोग 9th में ही पढ़े हैं, और इसको मैं फिर से याद करवाऊंगा, जो कि है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्या है ग्राफिकल मेथड? ये हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं, और ये हमको आता है, ठीक है। अब अभी लेकिन हम लोग पेयर के बारे में नहीं जानते हैं, तो पेयर के बारे में भी अभी सीखेंगे। और दूसरा अलजेब्रिक मेथड, यानी अलजेब्रा की मदद से, एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट से, अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में अगेन इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सेक्शन का सब सेक्शन है, कि इसमें 3 मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक जो मेथड है वो है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड। और नाम से पता चल रहा है, और आप चिंता नहीं करना, सब कुछ मैं एकदम इजीली आपको बताऊंगा और आप सब कुछ आराम से सीख जाएंगे। दूसरा है इलिमिनेशन मेथड। क्या है? इलिमिनेशन मेथड। ओके, और थर्ड है क्या चीज़? थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, इतना। तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, हम लोग का लेक्चर जो कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरह से, कि इस पे हम लोग फर्स्ट जो आज का वीडियो है इसमें इंट्रोडक्शन बेसिक सीखेंगे, और उसके साथ साथ ग्राफिकल मेथड देखेंगे इस लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर जो आएगा जिसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, जो कि अलजेब्रिक मेथड का पार्ट है, उस दोनों को एक साथ देखेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि बच्चे अक्सर इससे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो बहुत सिंपल वे से आपको मैं समझाऊंगा। तो थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, इतना में ही आपका मैक्सिमम पोर्शन, या बोल सकते हैं खत्म ही हो गया। फिर भी एक और मैं छोटा सा लेक्चर लाऊंगा जिसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा। इसका क्या करने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि किस दो पेयर का सॉल्यूशन है, किस पेयर का सॉल्यूशन है, किस पेयर का सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ बतलाता है। और फाइनली एक लेक्चर और लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए इजीली। बच्चे इसमें फंसते रहते हैं, डरते रहते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए भी वीडियो लाऊंगा। मेन जो है वो 3 ही लेक्चर होगा। आज पहला लेक्चर जिसमें ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, एक दूसरा लेक्चर जिसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, थर्ड लेक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारे पास है क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसको तोड़ के देखते हैं। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब टू, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू। ग्रुप होगा किसी चीज़ का, किसी चीज़ का, टू का, ठीक है। दो को हम लोग बोलते हैं पेयर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? तो लीनियर समथिंग रिलेटेड टू लाइन, लीनियर समथिंग रिलेटेड टू लाइन। About equation, what is equation? तो equation we all know, equation is some expression equated to zero। अब कोई कोई ऐसे हैं जो एक्सप्रेशन का मतलब नहीं जानते, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन इक्वेट किया जाएगा जीरो पे, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। एक्सप्रेशन करने का मतलब जैसे x है प्लस y है, ये जीरो है, या 2x इक्वल टू जीरो है, या 2x इक्वल टू 2 भी है, कुछ भी है। अब ये x प्लस वाई है ना, यहाँ पे इस सब चीज़ को टर्म्स बोला जाता है। तो एक्सप्रेशन है क्या? तो एक्सप्रेशन है ग्रुप ऑफ टर्म्स, ग्रुप ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या होता है? टर्म्स जैसे 2x है, 2xy है, 3x है, ठीक है, 3z है, ये सब टर्म्स है। अब ये टर्म्स क्या होता है? टर्म्स सिंपली डिफाइन, देखिए ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल का ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और ऑफ कोर्स मैं इतना तो समझता हूँ कि आप 10th में आगे कांस्टेंट और वेरिएबल को जानते होंगे। कांस्टेंट क्या होता है? वैसे मैथमेटिकल सिंबल्स जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे 1 से जितना काउंटिंग आप पढ़ रहे हैं। वेरिएबल वैसे मैथमेटिकल सिंबल जिसका
फिक्स वैल्यू नहीं है, जिसमें हम लोग का अल्फ़ाबेट या कहीं का अल्फ़ाबेट हम लोग उठा सकते हैं। जैसे ग्रीक का भी अल्फ़ा, बीटा, थीटा, ये सब पॉलिनोमियल में आप देखे होंगे इससे पहले चैप्टर में, कि उसमें हम लोग देखे थे अल्फ़ा बीटा को भी हम लोग कंसिडर किए थे। तो कोई भी अल्फ़ाबेट का हम लोग अक्सर ले लेते हैं और वेरिएबल के रूप में कंसिडर करते हैं। ओके, जरूरी नहीं है, कभी कभी हम लोग कॉन्स्टेंट के रूप में भी इसको कंसिडर करते हैं वेरिएबल को। मेनली एक्स वाई सब जो है, एक्स वाई अल्फ़ा बीटा, इस सब को वेरिएबल के रूप में कंसिडर किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं, इसको तोड़ तोड़ के सीख लिए। वेरिएबल का मतलब समझ गए, इक्वेशन का मतलब समझ गए, ठीक है। पेयर मतलब दो, लीनियर मतलब लाइन, समथिंग रिलेटेड टू लाइन, इक्वेशन मीन्स एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू जीरो, वेरिएबल वी हैव अंडरस्टूड टू वेरिएबल। ओके, मीन्स हमारे पास एक वेरिएबल अगर x हो, एक y हो, तो ये दो वेरिएबल होना चाहिए। अब देखिए, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक ही टर्म रहेगा, पर हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अब इसको जोड़िए, लीनियर इक्वेशन चाहिए, ठीक है, यानी एक एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन बनता किससे, टर्म से, मतलब टर्म उसमें दो होना चाहिए, तब ना दो वेरिएबल अलग अलग होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, और उसमें यहाँ पे लीनियर सिंपली मीन्स कि वो 1 डिग्री का होना चाहिए। अब लीनियर और 1 डिग्री कहाँ से रिलेटेड है, इसके ग्राफ से। ये 9th में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और आप भी 9th से ये जानते होंगे कि कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, लाइन का होता है, उसी से इसको नाम मिला है। तो एक्स और वाई रहने वाला है, इसके साथ प्लस माइनस कुछ होगा, इसके सामने कोई कांस्टेंट रह सकता है। अभी कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, वी डोंट नो, तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं ए, और ये बी, ठीक। और उसके साथ साथ एक और भी कांस्टेंट रह सकता है सी इक्वल टू जीरो। ये एक जनरल फॉर्म है किसी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। अब देखिए सब कुछ इसमें पूरा हो रहा है क्या, ठीक है, और पेयर ने पूरा हो रहा है। तो चलिए पेयर लगाने के लिए हम वो लोग एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स वाई इसमें रहेगा ही, इसमें अब इस सब को सिंपल रखने के लिए इसको a2 ले लेते हैं, इसको a1 बना देते हैं, इसको b1 बना देते हैं, इसको b2 बना देते हैं, ठीक है, इसको c1 बना देते हैं, इसको c2 बना देते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और दोनों पेयर है, तो यस, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। किस में है, तो दो वेरिएबल में भी है, ठीक है। वन वेरिएबल में कैसे रहते हैं, सिंपली एक्स रहता है, और सिंपल जनरल फॉर्म आप जानते हैं, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो ये कैसा है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर अगेन क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, सिंपली 2x इक्वल टू जीरो। तो इस सब का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसलिए ये सब जो है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल एक्स और वाई इन्वॉल्व है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मुझे उम्मीद है आप इसका मीनिंग तो आप समझ गए हैं। ओके, यहाँ पे एक दो और शर्त है, ठीक है, ऐसे लिख तो दिए। अब कभी कभी आपको सिंपलर फॉर्म भी मिल सकता है, जैसे 2x ax प्लस बी, इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म। लेकिन यहाँ 2x इक्वल टू जीरो भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे c1 c2 तो जीरो हो सकता है। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल लिखे तो मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हाँ है। एक और मैं लिख लिया 4x प्लस 6y इक्वल टू जीरो, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सी तो जीरो हो सकता है, ये है ए, इसका यह बी, यह है सी, ए बी सी, सी यहाँ पे नहीं है, सी जीरो है। सी तो जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकता। ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा ना, और ये जहाँ टर्म खत्म हो गया मतलब वन वेरिएबल में बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ वाई बचेगा, सिर्फ एक्स। अगर a1 जीरो हो जाए या b1 जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। और टर्म जहाँ जीरो हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और टर्म जहाँ जीरो हो गया मतलब वन वेरिएबल में बच जाएगा, और हमको वन वेरिएबल में नहीं चाहिए, हमको टू वेरिएबल में चाहिए, इसीलिए ये। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि एक टर्म है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसका मतलब समझते हैं, क्या चीज़, सिमल्टेनियस। इसका मतलब सिमल्टेनियस मतलब जानते हैं ना, एक साथ, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझते हैं। इसका सिंपली मतलब है कि दो इक्वेशंस, ठीक है, इसको आप सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम मतलब दो, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सिंपली बोल सकते हैं। ओके, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी तरह से। तो ये क्या है, ये सिंपली बोलता है कि दो लीनियर इक्वेशन, इसका डिफिनेशन अगर लेना चाहे, टू लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, जैसे टू लीनियर इक्वेशन ऊपर में है, उसका जनरल फॉर्म में लिख लिया, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन, यानी टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन, या वेरिएबल आप लिख सकते हैं जो हमको पता नहीं है, वेरिएबल, या इसको अननोन। अननोन का इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, इसलिए अननोन एक्स एंड वाई आर सेट टू फॉर्म, मतलब उनको बोला जाएगा कि उन्होंने बना लिया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये साइमल्टेनियस अगेन पेयर, सिंपली आप समझ सकते हैं, सिस्टम फॉर्म ए सिस्टम
ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब, अगर इफ ईच ऑफ देम, अगर उनमें से एक, हर एक, ठीक है, यानी एक्स वाई हर एक सेटिस्फाई द सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ये याद नहीं करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप समझ ही गए होंगे सब कुछ, तो कोई मतलब है नहीं, अगर नहीं है तो समझिए। अब यहाँ पे यह सेटिस्फाई जो किया मैंने, इसी को अगर आप नहीं समझते तो पहले समझ लीजिए सॉल्यूशन, उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यही जो है कि एक्स वाई का पेयर को सेटिस्फाई करे, इस चीज को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब देखिए सॉल्यूशन होता क्या है, तो इससे पहले भी आप पॉलिनोमियल पढ़े हैं सेकंड चैप्टर, उसमें भी मैंने अच्छे से बताया सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 0 है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे x का वो वैल्यू रखिए जिससे कि इस सब को ऑपरेशन करने के बाद यानी प्लस माइनस करने के बाद आंसर कितना आ जाए 0। और इसको हम डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं कि 2x = -3, ये प्लस इधर वाला आ गया तो -3, x = -3/2। अब ये देखिए ये x = -3/2 जब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो 2 × -3/2 + 3, तो इससे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -3 + 3 = 0, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम बोलते हैं तो सॉल्यूशन सिंपली मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -3/2, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई है वही कहलाता है उसका सॉल्यूशन, उस लीनियर इक्वेशन। अब उसी चीज को ये डिफाइन किया है कि दो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब कहलाएंगे, इन टू वेरिएबल्स तब कहलाएंगे कब, जब उनमें से हर एक, जो ये दोनों है, इसमें x और y का सेम वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है कि x + y = 10, सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और x - y = 4 है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अभी आपको तो सॉल्यूशन निकालने नहीं आता पर मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर इस दोनों का हम करेंगे तो x = 7, ठीक है, x = 7 और y = 3 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, पुट करके रख लीजिए, अब देख लीजिए x = 7, तो इसमें मैं 7 लग देता हूँ, तो 7 + 3 = कितना हो जाएगा 10, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये RHS इक्वल हो रहा है, हाँ। और यहाँ भी देखिए 7 - 4 7 - 3 सॉरी y का वैल्यू 3 है ना, = 4, ये भी RHS के इक्वल आ रहा है। मतलब आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे x और y जो ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y, वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। तो इसीलिए ये क्या फॉर्म कर लिया, ये दोनों मिल के क्या फॉर्म कर लिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यही चीज वो बोलना चाह रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या टू अननोन्स x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them, मतलब हर एक उनमें से each of them satisfy, ठीक है, क्या चीज, the same pair of value of x and y, सेम x and y को सेटिस्फाई करे, तो इसी चीज को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखिए अगर हमारे पास, इससे पहले पढ़े हुए हैं हम लोग कि अगर जितना डिग्री रहता है उतना उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसका 1 डिग्री तो समझते हैं ना, कोई भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे हम x + y रखे हुए हैं, यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री वाला है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। 2 डिग्री वाला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रिक का मतलब होता है क्या, 2, ठीक है, स्क्वायर होता है 2, क्वाड का मतलब, तो इसीलिए ऑफकोर्स क्वाड मतलब होता है 4, जैसे क्वाड्रिलेटरल, पर क्वाडे का मतलब होता है QUADE, उसका मतलब होता है स्क्वायर, इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग अभी पिछले चैप्टर में किए हुए हैं कि जितना डिग्री होता है उतना ही क्या होता है, सॉल्यूशन। जैसे आपको इसलिए ये सिखाया होगा कि ये ग्राफ है पैराबोला का, इसमें मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितना एक्स एक्सिस पे काटता है उसी को बोलते हैं। अब बात आता है कि अगर हमारे पास सिंपल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो सिंपली उसके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक यूनिक मतलब वही ट्रू रहेगा, उसके अलावा नहीं। जैसे ax + b = 0 है, इसके लिए एक ही होगा ही, ax = -b हो जाए और x = -b/a हो जाए, हमेशा के लिए। जैसे यहाँ 2x + 3 = 0 था तो x = -3/2 आया, ये हमेशा। अगर 2 वेरिएबल में रहता था, जैसे ax + by + c = 0, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2x + 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हर एक x और y के लिए अपना एक वैल्यू रहता था। जैसे x का वैल्यू आप 2 रख लीजिए तो अपना उसके करस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा। x का वैल्यू 0 रख लीजिए, एग्जाम्पल इफ x इक्वल टू 0, x 0 हो जाए, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस 3y, ये इधर करते हैं -6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। मतलब x जब 0 होता है तो y अपने आप क्या आ गया -2। अगर y 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। देखिए ना, y 0 तो ये टर्म 0, 2x इक्वल टू -6, तो x क्या आ जाएगा -6/2 यानी 3। इसी तरह से x अगर y 0 हो गया तो x आ गया -3। ठीक, अगर x को मैं 1 कर दूँ, ठीक है, इफ x इक्वल टू 1, तो देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 8 उधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा, 3y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -8/3। मतलब हर एक x के लिए अपना एक y था। इसीलिए हम लोग बोले थे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अपना हमारे पास 1 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल तो है लेकिन साइमल्टेनियस है, मतलब एक साथ दो है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है, किस तरह का है, मतलब वो डिपेंड करता है कि इसमें जो ए बी है, इसका जनरल फॉर्म लिखिए ए बी, ये किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। इसके अरेंजमेंट मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अरेंजमेंट का। ए और A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो हम लोग अभी लेक्चर में देखे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में, कि कैसे कोफिशिएंट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन होता है। आपको याद है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए, वैसे क्यूबिक के लिए था। तो एक सॉल्यूशन और कोफिशिएंट के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन है। वही रिलेशन हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी तो हम लोग चलते हैं कि सॉल्यूशन निकालने वक्त, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग कहते भी हैं कि कितना हो सकता है, अभी आप मान के चले, बाद में आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। तो देखिए, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, मे हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, कोई सॉल्यूशन ना हो। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही हो सॉल्यूशन, आंसर एक्स और वाई एक यूनिक ही हो, उसके अलावा कोई नहीं हो। और एक हो सकता है कि इनफाइनाइट हो। जी हाँ, तीनों केस हो सकता है। ये कहाँ से हम पहचानेंगे, ये तो आपको धीरे धीरे स्टडी करके पता चलेगा, ठीक है। ऑफकोर्स आप ग्राफ से भी सीख सकते हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और दूसरा था उससे भी सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपको पहला तरह का यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कि दिखाना रहेगा एक्स वाई का वैल्यू दे देगा और एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दे देगा, और बताना रहेगा आपको कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ मैं, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको बोल रहा है चेक इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम अगेन मीन्स टू, यानी पेयर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दो इक्वेशन आपको दे देगा, लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसको चेक करना रहेगा आपको कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2x प्लस 4 इक्वल टू 6, और एक है 3x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि 2 करना है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। आपको चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप x का वैल्यू इसमें रखेंगे, y का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो अगर x का वैल्यू यहाँ रख दे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई का वैल्यू यहाँ रख दे तो 4, तो 2 3 6, 2 3 जा 6, 6 पर 4 10 आ गया, जो कि 6 के इक्वल नहीं है, मतलब इस सॉल्यूशन तो नहीं है। अब इसका नहीं है तो इसका भी होगा भी, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको तो चेक करना है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए होगा तभी। तो यहाँ पे अगर चेक भी कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 9 4 13, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा नहीं ही होगा, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे मिल भी सकता है ये चीज़। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए है कि आपको क्वेश्चन कि बताओ या दिखाओ कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और आपको इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, और दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसमें आप x का वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 इंटू 5 प्लस y का वैल्यू रखिए 3 इंटू 2, कितना हो गया, 2 इंटू 5 जा 10 प्लस 6 यानी 16, जो कि RHS के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखिए, अब जब कि इसमें हो गया तो इसमें भी होगा ही, मे भी हो सकता है, अगर होगा तो यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन भी है। जैसे यहाँ x रख देता हूँ 5 और माइनस 2 इंटू 2 यानी y का वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 4 यानी 1, जो कि RHS इक्वल है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है किसको, बोथ इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 5
एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है किसका? ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस दोनों का। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन हो भी सकता है या नहीं भी, तो अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो ऐसे ही इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अभी आप नाम समझ लीजिए, आपको इस चीज़ का धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा और आप पढ़ेंगे। इनकंसिस्टेंट आपको रटने में नहीं बोल रहा हूँ, समझने बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे एक नाम सुन लीजिए, इस नाम का आपको आंसर मिल ही जाएगा। इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दो का बात है ना, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको अगर ये लग रहा है कि भैया इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब है क्या चीज़? कंसिस्टेंट का मतलब होता है एग्री करना, कोई चीज़ पे मान लेना, और इन मतलब नहीं मानना, इन मतलब नॉट मानना, यानी नॉट एग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है? नहीं मान रहा है दोनों का बात। ठीक है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन है, चाहे एक हो या बहुत सारा हो, तो ऐसे को बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको डिफिनीशन लिखना है इसको, तो इसका लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट का जैसे डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन या टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। उनको कहा जाएगा कंसिस्टेंट कब? इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर इनके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, पर कम से कम अगर एक सॉल्यूशन हो तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? तो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वही चीज तो बोल रहा हूँ जो चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इससे टू बी इनकंसिस्टेंट। उनको इनकंसिस्टेंट कहेंगे कब? इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, उनके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं किधर? डायरेक्ट बढ़ते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखिए आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, जनरल फॉर्म देख ही लिए आप, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो रहेगा। ठीक, और आपको क्या करना रहेगा? आपको सेम काम करना है। क्या काम करना है? आपको इसका ग्राफ बनाना है, बखूबी आता होगा आपको। इसका ग्राफ बनाना है, दोनों को प्लॉट कर देना है। अब तीन केस हो सकता है इससे। इससे बनेगा क्या? एक लाइन। इससे भी बनेगा क्या? एक लाइन। तो ये दोनों लाइन का तीन केस हो सकता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। खैर देखते हैं कि इसका, अगर आप नहीं पढ़े हुए 9 अच्छे से, तो देखते हैं कि इसका प्लॉट कैसे करेंगे रियली में। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। एग्जांपल कहाँ से लें? ये वाला ही जो है, ये वाला इक्वेशन, इसी दोनों का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मान लीजिए पहला वाला इक्वेशन जो है हमारा कुछ इस तरह का है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। ये ना, इधर ले आएंगे तो -16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन जो है हमारा वही ऊपर का ले रहा हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू 1। ओके। अब क्या करते हैं, अगर आपको नहीं आता है कैसे निकाला जाता है, तो देखिए लास्ट बार देख लीजिए कैसे होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल, हमको पहले इस पे ऑपरेट करना है, तो इस पे जब ऑपरेट करना है हम लोगों को, तो सिंपली हर एक x के लिए, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हर एक x के लिए अपना एक y होता है। ठीक है, ये तो समझिए ना आप, हर एक x के लिए अपना एक y होता है, पीछे मैंने बताया हुआ। तो उसी तरह से मतलब अगर आप x लेंगे तो उसका अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग y होगा, उसको मेल खाता। तो यही चीज आप यहाँ से बना लेंगे, x और y। लाइन बनाने के लिए कितना, एक तो बेसिक ज्योमेट्री के नॉलेज से लाइन बनाने के लिए कम से कम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए। ठीक, हाँ, तो कम से कम दो पॉइंट आप निकाल लें। जैसे x की जगह पे कुछ रख दे, उससे y का अपना वैल्यू आ जाएगा, y की जगह पे कुछ रख दे तो x का। इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहता है कि आप ऐसे रख दे, 2x इक्वल टू 16 और इधर ले आए -3y, x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस 3y बाई 2। अब y का अपना वैल्यू दे कुछ और उससे x अपने आप सॉल्व करके निकाल जाएंगे। दूसरा मेथड रहता है इसका, इसी को ऐसे लिख दे कि 3y इक्वल टू 16 और 2x इधर ले जाए -2x, y क्या आ जाएगा 16 माइनस 2x बाई 3। ये आ गया। अब अपने आप इसमें x का वैल्यू दे और y का अपने आप इससे सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे मैम दीजिए कि मैं x इक्वल टू 1 दिया, तो 16 माइनस 2 इंटू 1 यानी 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, 14 बाई 3 हो गया। पर आपको एक चीज संभल के रखना है, आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो ग्राफ पे आप इजीली प्लॉट कर सके। ग्राफ पे अगर आप देखें तो ग्राफ पे कुछ कुछ चीज़ तो आपको पता होगा ही। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। हर एक चार पार्ट बना ना, चारों पार्ट में से हर पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये दोनों लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स नाम है। वर्टिकल जो है उसको वाई एक्सिस, यानी
वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन। ओके, इस पे हम लोग इधर जब जाते हैं राइट में तो पॉजिटिव नंबर से डिनोट करते हैं, लेफ्ट में आते हैं तो निगेटिव नंबर से। ये सिंपल आप नंबर लाइन से ही जानते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर तरफ जाना अच्छा है तो इसीलिए पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे की तरफ जाना बुरा है तो हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग ग्राफ में जानते हैं, बहुत बचपन से 6-7 से ये ग्राफ बताया जाता है। ओके, अब बात है ये कि कैसे नंबर को आप इजीली डिनोट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स होल नंबर को आप इजीली डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो होता है ओरिजिन, ठीक है। होल नंबर को चाहे 0-0 को, 1-2 को, 2-3 को, इस ऐसे पेयर को आप डिनोट कर सकते हैं। समझते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट होता है किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। ऑर्डर पेयर मतलब दो पेयर जिसमें पहला एक्स हो दूसरा वाई को हो, तो अपना एक एक्स होना चाहिए, अपना एक वाई, ऐसा आपको निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देंगे 1, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 16-2 अगर एक्स वैल्यू 1 दे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर एक एक्स के लिए अपने आप वाई आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, या हर एक वाई के लिए अपने आप एक्स आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। आप डायरेक्टली थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि अगर मैं यहीं पे 2 × 1 एक्स 1 रख दूँ तो 2 × 1 और ये इधर चला जाएगा तो 16-2 14 हो जाएगा, तो 3y = 14, तो y = 14/3। पर 14/3 प्लॉट करना मुश्किल है कि नहीं? हाँ मुश्किल तो है, इसलिए यहाँ पे क्या दे, तो सोचिए क्या दे। अगर एक्स से हम 2 रख दे तो 16 - 2 2 4, तो 16 - 4 कितना हो जाएगा 12 होगा, और 12/3 कितना देगा 4। और ये इजी है प्लॉट करना, इसीलिए पहला एक्स का वैल्यू क्या ले ले, तो लेट x = हमारे पास हो जाता है कितना 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, तो y आ गया देखें 16 - 4/3, तो 16 - 4 12, 12/3 यानी 4, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो मिल जाएगा, मान लीजिए कि हम देते हैं अगर 3, तो 16 - 6 10/3, 10/3 तो जमेगा नहीं हमको, नहीं। अगर 4 दे तो 4 देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 - 2 4 8, 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, 8/3 नहीं, ठीक है। अगर 5 दे तो हाँ बात बन सकती है, 16 - 2 5 10, 16 - 10 कितना हो गया 6, 6/3 2 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 5 दे तो y का अपने आप क्या आ जाएगा 2 आएगा। हाँ, उसी तरह से और भी निकाल सकते हैं आप, जैसे प्रैक्टिकल कर लिए, अगर x वैल्यू -2 दे दे, ठीक है, हाँ -2 कुछ भी दे सकते हैं, x वैल्यू अगर -2 दे दे तो कितना हो जाएगा 16 - 2 × -2 यानी कितना हो जाएगा -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये 16 + 4 20/3 नहीं हुआ। अगर हम -1 दे दे x = -1, तो देखिए अगर -1 पुट कर दे तो 16 - 2 × -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 2/3, तो कितना 18/3 कितना हो जाएगा 6, पर 6 यहाँ पे प्लॉट करना मुश्किल होगा, अभी हम बनाए भी नहीं, तो ऐसा वैल्यू लेके 2 ही काफ़ी है, ठीक है, हमारे लिए 2 ही काफ़ी है। चलिए ये तो आया इसके लिए, उसी तरह से इसके लिए भी आ सकता है। इसके लिए भी आप एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करेंगे एक्स वाई, इससे एक लाइन बनेगा, इसको प्लॉट करके हम लोग देखेंगे। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, x - 2y = 1 है ना, तो इसको आप एक तरीका ये लिख लीजिए कि x = 1 + 2y, यानी y को x के रूप में लिख लीजिए, ठीक है, x को y के रूप में लिख लीजिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से ही लिख ले हम लोग कि इसको इधर ले आते हैं, तो x - 1 = 2y, तो y = x - 1/2। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन आसान होगा, ठीक है। अगर x को मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो x को 1 ले लो तो 1 - 1 0, 0/2 0, तो x अगर 1 ले लेता हूँ तो y अपने आप 0 हो जाएगा, तो कितना ईजी। तो कोशिश करना आपको ईजी वैल्यू लेने का, ठीक है, ईजी। ओके, अगर मैं y को ही, ठीक है, x को, चलिए x को मैं अब क्या ले लेता हूँ 2 ले लो, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1, 1/2। तो अगेन 1/2 थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं होल नंबर आए, ठीक है। तो 3 ले लेते तो हाँ x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास आ गया, तो एक यहाँ से आया क्या 2 4, 2 4 को प्लॉट करना, एक को 5 2, समझ लेना, x का वैल्यू पहले, फिर y का, x का, y का, और यहाँ से क्या आया x का 1 y का 0, एक आया 3 1, इसको प्लॉट कर देना आपको। चलिए प्लॉट कर दे 2 4, तो 2 और ये रहा 4, तो ये मैंने प्लॉट किया। एक है 5 और 2, x5 y2 यानी x5 y2, ये तो प्लॉट करने आता ही होगा, ठीक है। हर एक x और y को करस्पॉन्डिंग, इस दोनों लाइन को इस दोनों से मिलने वाले लाइन को जोड़ दीजिए, एक रूलर से एक स्केल से जोड़ दीजिए। अब चूंकि ये लाइन है तो आप कितना माने जितना माने उतना बढ़ा सकते हैं। ये हुआ हमारा लाइन L1, मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन की तरह। सेकंड इक्वेशन की तरह 1 0, तो x पे 1 जाना है, y पे जाना ही नहीं कहीं, 0 मतलब यही आ जाएगा आपका, ठीक। और 3 1 यानी x पे 3 y पे 1, ये रहा आपका पॉइंट। इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों लाइन को हम क्या करेंगे मिला देंगे, तो इस दोनों को जो हम मिलाएंगे
तो ये कहाँ से आएगा, कुछ कुछ यहाँ से पास किया, ठीक। तो मतलब ये दोनों जहाँ मिला वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये कहाँ आ रहा है, तो हल्का सा 5 के आसपास आ रहा है, और ये इधर कहाँ जा रहा है, 2 के आसपास। तो इसका रियली में आंसर कितना होगा, इसका हम लोग देख भी चुके हैं कि x5y2 होता है, x5y2 आया था ना इसका आंसर, और x5y2 ही होगा, क्योंकि मैं एकदम पेपर में बनाया हूँ, ग्राफ पेपर नहीं बनाऊँ, तो इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं आया है। यहाँ पे ग्राफ पेपर में आपको क्या कैसे ये एकदम एक्यूरेट होगा, तो ये इक्वल डिस्टेंस लेना। अभी इक्वल डिस्टेंस मैं कितना भी लिया हूँ तो हैंड से लिया हूँ ना, और आपका ग्राफ पे बना के दिया रहता है पहले से ही, तो आप लेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 5 2, तो 5 2 हो गया इसका सॉल्यूशन। ये था लाइन L2। तो इस कंडीशन में आप क्या देखिए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो दो लाइन जब भी प्लेन में रहते हैं तो उनके पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी आप ये देख लिए, ये था केस 1। केस 1 में आपको क्या कर सकता है, जब लाइन्स L1 एंड L2, समझते हैं, L1 यानी फर्स्ट इक्वेशन से बनाया हुआ लाइन, L2 यानी सेकंड इक्वेशन से बनाया हुआ लाइन इंटरसेक्ट करे एट ए पॉइंट, जैसे यहाँ हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। इस कंडीशन में वो पॉइंट अगर एक्स वाई है, या अच्छा रहेगा आप दूसरे चीज से पी क्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक पॉइंट जो पी क्यू है, देन पी एक्स इक्वल टू पी एंड वाई इक्वल टू क्यू जो है आर द सॉल्यूशन, आर यूनिक सॉल्यूशन है किस चीज का, गिवन इक्वेशन का, ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, आप अल्फा बीटा भी रख सकते हैं, बुक सब अल्फा बीटा कंसीडर करता है, पर मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा डर जाते हैं अल्फा बीटा देख के पॉलिनोमियल में। मुझे कुछ बच्चे ने बोला था अल्फा बीटा नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऑफकोर्स चल सकता है, आप कुछ नाम रख सकते हैं, पर वहाँ पे अक्सर बुक कन्वेंशन फॉलो करता है, आपको क्वेश्चन भी वही मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा बदलाव करने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। पर आप यहाँ पे कुछ भी ए बी कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ वैल्यू है 5 2, तो यहाँ पे 5 मतलब p और 2 मतलब q, यही चीज़ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हुआ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, तो जब भी दो लाइन है उसके पास या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। या तीसरा केस है कि एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए, तो यही 3 केस होता है। जब दूसरा केस व्हेन L1 एंड L2 कॉन्साइड, अभी कॉन्साइड का क्या मतलब है, ठीक है। कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पे आ जाए, मतलब ये L1 है और L2 भी एकदम इसी पे आ गया, मतलब समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट जो L1 पे है वही पॉइंट L2 पे भी है। इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन था, तो इसमें तो ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कितना पॉइंट है इस लाइन में, ओ लाइन में पॉइंट, ठीक है, वी कैन नॉट काउंट, इनफाइनाइट पॉइंट होता है एक लाइन में। तो इसलिए जब L1 L2 कोइंसाइड करे, यानी कोइंसिडेंट रहे, यानी एक दूसरे पे रहे, एक दूसरे को एक तरह से बोले ढक दे, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तीसरा केस क्या हो सकता है, तो तीसरा केस हो सकता है कि पैरेलल हो जाए लाइन के साथ। क्या हो सकता है एक प्लेन में, या तो दोनों पैरेलल रहे या तो इंटरसेक्ट कर जाए। केस 1 यही है ना पैरेलल होने का, केस 2 है इंटरसेक्ट करे, केस 3 है कि एक दूसरे पे आ जाए, ठीक है। यानी ये भी इंटरसेक्शन का ही केस है, पर एक स्पेशल केस है जहाँ पे पूरा ही हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करे। कोइंसिडेंट वाला जो है ये भी इंटरसेक्ट करने का ही एक स्पेशल केस है, जहाँ पे हर एक पॉइंट, ठीक है, हर दूसरे पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हर एक पॉइंट एक लाइन का दूसरे पॉइंट जो कि दूसरा लाइन है उसका दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट कहने का मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। केस 3 जब L1 एंड L2 क्या है, पैरेलल है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ये रहा L1 और ये रहा L2, तो कोई को एक दूसरे से मतलब है ही नहीं, तो कोई को जब एक दूसरे से मतलब है नहीं, तो मतलब इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, और इसी चीज़ को हम लोग बोले थे इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अब चलिए आपको मन में होगा कि हमको ग्राफ की मदद से इस चीज़ को दिखाइए। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू शो यू। आप पहला वाला केस देख चुके हैं जिसमें क्या है, ये दोनों का इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे। अब मैं आपको इस दोनों का दिखाता हूँ, एक जब कोइंसाइड करे और दूसरा जो क्या पैरेलल है, दोनों मैं दिखाने जा रहा हूँ। और इस दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट, मतलब एग्री करेगा, ठीक, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन रहेगा। उम्मीद है आप ये सब समझे होंगे। अब चलिए एक तो हम लोग केस 1 देख चुके हैं, केस 2 और केस 3 का ग्राफ भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको संतोष हो जाए, हाँ सही ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसे ही बोल दिया गया है, सही है ये बात, ठीक। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए हम लोग का जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन को मैं अच्छे से पकड़ता हूँ फिर से। 2x + 3y = 16। चलिए एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 16, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन फर्स्ट। और एक मैं लेता हूँ 4x प्लस 6y इक्वल टू 32। आप थोड़ा सा पैटर्न पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? ऑफकोर्स 3 4 कुछ से कर सकते थे, -2 से भी कर सकते थे। तो आपको अगर ऐसा दिखे तो इस केस में ही क्या आता है, कॉन्सिडेंट का केस आता है, मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाता है। देखिए इस दोनों का ग्राफ बनाएंगे और आप पाएंगे कि लाइन L1 और L2 एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, एक दूसरे को कॉन्साइड किया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन 2x प्लस 3y, अगेन हम लोग उसी तरीके से मान लीजिए x के रूप में लिख लेते हैं, x या y किसी के रूप में। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा ना। उस केस में हम लोग देखे थे कि x, उस केस में हम लोग क्या लिखे थे, उस केस में लिखे थे 3y इक्वल टू 16 माइनस 2y, तो y इक्वल टू 16 माइनस 2y बाई 3 ऐसे लिखे थे, याद है आपको? देख लीजिए, ये अपने पेपर में उल्टा के देख सकते हैं। ठीक, इस केस से सॉल्व किए थे ना हम। इस बार हम उसके अपोजिट केस से, जिससे आपको लगे जैसे आपको सॉल्व करना वैसे। मैथमेटिक्स तो एकदम फन का है, आपको अच्छा ऐसे माइंड ज़्यादा लगाना नहीं रहता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन रहते हैं, खासकर ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन में आपका माइंड थोड़ा शार्प होता है। इस सब क्वेश्चन में तो ज़्यादा माथा लगाना ही नहीं है, आपको सीधा प्लॉट करना है। ठीक, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ज्योमेट्री में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको इधर से नहीं उधर से जाना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं। उसमें भी है कि आप अगर प्रूफ वाला ही है तो आप 50 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, आपको जैसे करना है वैसे करो। तो चलिए इसके हिसाब से एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो y को दिखा दिए इन फॉर्म ऑफ x। इसका ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ये चीज़ करना हमको अगले लेक्चर में भी काम आएगा, जो कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन में खास के। देखिए अगर मैं अब फिर से कैसा वैल्यू रखूँगा, ऐसा वैल्यू कि हमको होल नंबर में आए। ठीक है, तो वैसा वैल्यू मैं रखने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख लीजिए y का वैल्यू 0 रख दे, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 16 माइनस 0 बाई 2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू मैं 0 रख दिया तो x वैल्यू 8 आ गया। पर कोशिश करेंगे इससे छोटा वैल्यू लेने का, जिससे क्या हो जाए, हमको छोटा ही ग्राफ में बन जाए। चलिए और बात करते हैं। तो अगर हम y का वैल्यू 1 ले ले तो 16 माइनस 3 इंटू 1 यानी 16 माइनस 3 कितना हो जाता है, 13। 13 बाई 2 नहीं, 13 बाई 2 होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ये आपको 16 बाई 2 जो होता है, 13 बाई 2 ये 6 और 7 के बीच में रहेगा, तो इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। पर होल नंबर में कोशिश करेंगे, होल नंबर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 2 अगर वैल्यू रखें तो 16 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6, तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10। 10 बाई 2 यानी 5। आप इसको अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे 16 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 तो हो जाएगा 16 माइनस 6 बाई 2 यानी 10 बाई 2 यानी 5। ये आप अलग से भी कर सकते हैं या माइंड में भी कर सकते हैं, आप इतना बड़े हो ही गए आप। ठीक, तो ये कितना हो गया कि जब हम y को वैल्यू 2 रखें तो x वैल्यू कितना है, x का उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 आया। ठीक, और कोशिश करें, कर सकते हैं आप, जैसे y का वैल्यू अगर 3 रख दिए तो अगेन 16 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 जाता है तो कितना होता है, तो 16 में से 9 चला गया तो 7 बचा। 7 बाई 2 अगेन नहीं, हम होल नंबर नहीं है, नहीं लेंगे। 4 ले तो 16 माइनस 3 4 जा 12, तो 16 माइनस 12 कितना होता है, 4। 4 बाई 2 कितना होता है, तो 2। तो ये सही है। ठीक है, अगर x का वैल्यू कितना ले लिया जाए, अगर y का वैल्यू 4 लिया जाए तो x2 आ रहा है। ये दोनों अच्छा वैल्यू है, नहीं ये दोनों एकदम सिंपल बाउंड्री में आ रहा है, और ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको निगलेक्ट ही करेंगे हम लोग, इस दोनों को लेंगे। उसी तरह से इस इक्वेशन का अगर हम बनाएं तो इसको भी चलिए x या y किसी रूप में लिख लेते हैं, तो ये y के रूप में लिख लेते हैं, इसको x में लिखें तो इसको y के रूप में। 6y इक्वल टू 32 माइनस 4x। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता चले कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। ठीक, और ये रियली में है क्या, आप देखें ना, ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 कॉमन लेके, तो इसको ले लेंगे अगर तो 2 कॉमन, तो 2x प्लस 3y, इधर से भी अगर 2 ले लेंगे तो 2 इंटू 16 यानी यही इक्वेशन है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही इक्वेशन ही है जो पहला था, सिर्फ मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, 3 से कर देता, किसी चीज़ से कर देता। ठीक है, और ऐसा चीज़ आपको अपने आप पकड़ा जाएगा कि ऐसे किसका जो लाइन होता है, 2 लाइन, इसका इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, ये दोनों एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, नहीं कोइंसाइड कर जाएगा। देखिए इसमें बनाते हैं हम, तो इसमें थोड़ा बड़ा लेने का कोशिश करेंगे जिससे कि हमको ही फायदा हो। जैसे यहाँ पे अगर 1 लेने जाएंगे ना आप, तो 32 माइनस 4 इंटू 1, 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 28। 28 बाई 6 वैसे भी होल नंबर नहीं आएगा, बड़ा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अगर 2 ले लें तो 32 माइनस 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 32 में से 8 चला गया तो आपको कितना बचेगा, 24। 24 बाई 6 तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो y का वैल्यू 4 अगेन, और कब, जब x वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, समझे आप, x अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप क्या आ रहा है, तो 32 माइनस 4 2 जा 8 यानी 24। 24 बाई 6 कितना हो गया, 24 बाई 6 आ गया 4। चलिए इसी तरह से दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 3 अगर दे दे तो 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 20। 20 बाई 6 होल नंबर नहीं आ रहा है। 4 रख दे तो 32 माइनस 4 4 जा 16, 32 माइनस
16 यानी 16/6 नहीं, होल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसको अगर हम कर दे 5 रख दे तो अगर 5 रख दे तो एक चीज़ देख लीजिए, 5 रख दे तो 4 5 जा 20 20 32 माइनस 20 32 माइनस 20 हो जाएगा कितना, 32 माइनस 20 हो जाएगा 12 12/6 2, यानी y2 आ जा रहा है जब x कितना रखा जा रहा है x5। अब एक चीज़ गौर कर रहे हैं, जो यहाँ निकला था वही निकल गया, निकला ना, मतलब क्या समझ रहे हैं, सब पॉइंट तो कॉन्साइड कर ही जाएगा, यही तो मैं बोल रहा था। तो ऐसे कैसे आराम से कॉन्साइड कर जाता है। चलिए मैं फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4, हमको तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव का ही काम है, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव को ही ले रहा हूँ। 1 2, थोड़ा बड़ा चलिए कोई नहीं, 3 4 5, चलिए ये क्या है, इसमें रखते हैं 5 नोट करते हैं, आपको दिखा देते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू 5 तो वाई का वैल्यू 2, तो एक्स है यहाँ पे 5 तो वाई का उसके हिसाब से 2, यानी ये वाला वैल्यू। इस तरह से वाई का 2, एक्स का 2 तो वाई 4, एक्स का 2 तो वाई का 4, यानी ये वाला ये क्या है, यानी कुछ है, ठीक है, यानी इस दोनों कर देंगे ऐसे। और इसका भी वही चीज़ है 2 4 5 2, तो यही लाइन आएगा, दोनों का यही लाइन आएगा। ओके, आपके मन में 8 0 दे देंगे तो 8 0 भी आप देंगे तो कहाँ आएगा, ये यही आएगा ना, 5 6 है 7 है 8 आएगा यहाँ, तो ये इससे भी पास करेगा, ठीक है, तो इससे भी पास करेगा। ये L1 भी है और ये L2 भी है, मतलब L1 भी है L2 भी है, दोनों यही है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू से करते हैं तो ऐसे ही कॉन्साइड कर जाता है। तो इस केस में L1 L2 क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो ये कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे का, ये था पैरेलल का केस, कॉन्साइड का केस। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन वाले का, यानी पैरेलल केस का। केस 3 का बात करते हैं, जब कोई इंटरसेक्शन ना हो ना कॉन्साइड करे, यानी पैरेलल हो जाए। ये था केस 2 का बात। केस 3 का पैरेलल का बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है 2x - 3y = 5, और एक इक्वेशन है 6y - 4x = 3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इस दोनों का हम प्लॉट करेंगे तो देखिएगा इस दोनों का पैरेलल आ जाएगा। अगेन आपको सिर्फ इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, ठीक है, आपको इसको टेढ़ा करके ही पूछेगा। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन ना, क्योंकि कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं किया तो आपको पूछ देगा सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इसको आपको वर्ड को समझना है, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल हो जाएगा। आप सीधा बोल देंगे पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में आपको ये नहीं पूछेगा कि दिखाओ दोनों कॉन्साइड कर रहा है, आपको क्या बोलेगा, ये दोनों इक्वेशन दिखाओ कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यस, बोथ लाइन आर कॉन्साइडिंग, सो ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन। और कितने पॉइंट है लाइन पे, इनफाइनाइट, सो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कभी कभी आपको बोल सकता है कि एक्स वाई और उस लाइन के बीच में जितना है एरिया उसको सेट करो, मतलब इस पूरे एरिया को आप सेट कर लीजिएगा पेंसिल से। कहीं बोलेगा सिर्फ एक्स एक्सिस के बीच में ऐसे साइड करो, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए क्वेश्चन हिसाब से कर लीजिए। खैर अभी चलते हैं इसको प्लॉट करने। तो अगेन इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, 2x = 5 + 3y, एक्स कितना आ जाएगा 5 + 3y / 2, ठीक। तो इसके हिसाब से हम एक्स और वाई निकालते हैं, एक्स वाई। चलिए अगर वाई का वैल्यू हम कितना देते हैं 1, तो 5 + 3 × 1 यानी 8 8/2 4 हो जाएगा। तो x = अगर y = अगर हम 1 दे दिए हैं तो x कितना आ गया 4 है ना, 5 + 3 × 1, ठीक है, तो हो गया 5 + 3 8 8/2 4। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। तो अगर हम 2 दे दें तो 11 हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा, नहीं चाहिए। अगर हम दे दें 3 तो 5 + 9 14/2 यानी 7 आ जाएगा, और 7 बहुत बड़ा वैल्यू है, हमको नहीं लेना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर x 7 आ जाएगा और 7 के लिए बड़ा सा ये प्लॉट करना पड़ेगा, तो उसके लिए छोड़िए, हम लोग अपना पेपर बचाने का भी कोशिश करेंगे ना, ग्राफ पेपर, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे छोटा से छोटा में कर लेने का। ऑफकोर्स उसके लिए आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। चलिए अगर हम लेते हैं माइनस में भी थोड़ा चलते हैं, माइनस में अभी तक नहीं किया ना, तो x y -1 दे देते तो 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × -1 -3, तो 5 - 3 2 2/2 1, यस। तो ये अच्छा है। अगर y की वैल्यू -1 दे दिया जाए, x अपने आप क्या आ जाएगा, तो 5 - 3 अगेन 2 2/2 यानी 1, तो ये आ गया। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो 6y = 3 + 4x, y को ले लेते हैं 3 + 4x/6। चलिए इसका भी ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। इसका ऑर्डर पेयर क्या बना, x y यानी 4 1 1, और एक क्या बना 1 - 1। इसका चलिए बनाते हैं x y, ओके। अगर यहाँ पे क्या रखा जाए 1, तो काम तो नहीं चलेगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 दे दे तो 3 + 4 × 1 7/6 नहीं, 2 दे दे तो 4 2 8 + 3 11/6 नहीं, -2 या -1 दे दे तो -1 दे देंगे तो 3 - 1 -1/6। तो ऐसा आप अगर चेक करेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें आपको वैल्यू ही नहीं मिलता रहेगा होल नंबर में। तब क्या करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि होल नंबर नहीं तो सिंपल फ्रैक्शन में ले लें। जैसे यहाँ पे अगर x 0 ले लेते हैं तो 3/6 क्या आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, और 1/2 यानी 1 और 1/2 यानी 0.5, यानी 0 और 1 के बीच में हम
बैठा सकते हैं। तो ऐसा सिंपल फ्रैक्शन है। कभी कभी जब नहीं मिलता है होल नंबर तब ले तो रह सकते हैं कभी भी, लेकिन कभी कभी आप कोशिश करेंगे होल नंबर को प्लॉट करना ज़्यादा आसान होता है ना ग्राफ पे, तो इसलिए कभी कभी आपको उठाना पड़ सकता है। जैसे एक्स यहाँ पे क्या कर दी मैं, एक्स में यहाँ कर दिया 0, तो वाई उसकी करस्पॉन्डिंग क्या आ गया 1/2 या 0.5। ठीक इसी तरह से और कोई इस तरह से एक और सिंपल आपको मिल सकता है। अगर आप ले लें x इक्वल टू -3, क्या होगा इसे, x -3 लगेंगे तो 3 और -12 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 3 + 4 × -3/6, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -12/6, ये कितना हो जाएगा -9/6, यानी इसको कैंसिल करें, 3 2 6, 3 3 9, और 3/2 आया ना, और 3/2 मतलब 1.5, तो आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं माइनस में। तो ये आ गया y का वैल्यू 1.5 कब, जब x का वैल्यू आया है कब -3। ठीक, तो चलिए आप प्लॉट करते हैं। इसका ऑर्डर पेयर बना 0 0.5, कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा। ठीक है, अगर आपको बन रहा है इसका सिंपल तो बना सकते हैं आप। ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा भी रहता है कि नहीं बनते रहता है, तो आप बड़ा नंबर ना लेके आप सिंपल फ्रैक्शन, जैसे यहाँ सिंपल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ 1 ले लेता तो 7/6 को प्लॉट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ता है। और 2 ले लेता तो हो जाता है 11/6। ठीक है, 4 2 8 और 3 11/6, तो उसको प्लॉट करने में दिक्कत हो सकता था, पर इस दोनों को प्लॉट करने में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए प्लॉट कर लेते हैं आप सिंपली। चलिए इस समय आप एक काम कीजिए, लेबलिंग कर दीजिएगा प्लीज़, मेरे से कहीं कहीं छूट रहा है तो आप लेबलिंग कर दीजिएगा, नहीं तो नंबर कटने का चांस रहता है, इसलिए लेबलिंग आप छोड़िएगा नहीं इसका, कौन है एक्स कौन है वाई। और ग्राफ पेपर पे आप स्केल भी कर दीजिएगा, जैसे हर एक स्क्वायर यूनिट यहाँ पे स्क्वायर बनाया रहता है ना ग्राफ में, वो 1 सेंटीमीटर हम लिए हैं इस तरह से, या आपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 4 5 इससे आगे तो हमको जाना नहीं है, -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, इसमें लिख भी दीजिएगा नाम, जैसे y डैश x डैश x 1 2 3 4, ये रहा y। चलिए प्लॉट करते हैं। 4 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ये रहा 1 -1, तो x की वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। ठीक है, यानी ये रहा, समझ रहे हैं, लाइन तो प्लॉट करने आता है आपको। ओके, तो इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिला के एक लाइन बनेगा, ये बना हमारा L1 भैया। ठीक, ओके 0 0.5, एक्स वैल्यू 0 यानी ये, और वाई पे 0.5 मतलब ये वाला पॉइंट बचा, और -3 यानी एक्स वैल्यू -3 यानी एक्स वैल्यू -3 मतलब ये, और वाई वैल्यू 1.5 यानी 1.5 करने का मतलब कुछ ये यानी ये। ठीक, अब इस दोनों लाइन को हम मिलाते हैं, समझे ना। ये देखिए एक्स वैल्यू 3 है, ये रहा, और इसका 1.5 ये रहा, 1.5 सॉरी, ये रहा ना 2 और 3 के बीच में, तो चलिए ये रहा। ठीक, ये पॉइंट इस दोनों का आप मिलाइए, कैसा दिख रहा है लाइन, तो ऑफकोर्स आपको दिखेगा ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, L1 एंड L2 और पैरेलल, तो इस केस में आपको कोई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो पहला तो आएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों पैरेलल नहीं है। ये आपको और अच्छा फिगर बनेगा अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक, हेंस इट हैज़ नो सॉल्यूशन, या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक, और जैसे मैंने बताया था, इसे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सेकंड लाइन या फर्स्ट लाइन और एक्स वाई के बीच में जो एरिया है उसको सेट करो, जैसे इसको, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप नज़र के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक समरी के रूप में बना सकते हैं क्या चीज़, कि आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, मतलब आपको एक सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, इसी को मैं समरी के रूप में आपको लिख देता हूँ एट लास्ट। क्या चीज़, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ या सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस जो कि एक्स वाई में हो या किसी वेरिएबल में हो इन एक्स एंड वाई, हैज़, पहला चीज़ यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी एक पॉइंट पे, यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब वही एक ही हो ही, उसके अलावा कोई ना हो, वही एक्स वही वाई, उसके अलावा कोई नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इफ़ द ग्राफ लाइन, यानी लाइन जो ग्राफ पे बनाए गए हैं, ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट करे एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, जो कि हम पहला केस देखे थे, इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, और एक और इनफाइनाइट वाला जो है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, एक तो हुआ यूनिक सॉल्यूशन का, एक होगा इनफाइनाइटली यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कब, अगर ग्राफ कॉन्साइड कर जाए, इफ ग्राफ लाइन्स, इफ द ग्राफ लाइन्स कॉन्साइड, ग्राफ लाइन्स कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, यानी पूरा एक लाइन दूसरे पे आ जाए, और इस दोनों को क्या बोलते हैं, इसी दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एग्री कर रहा है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन बन रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कब, अगर 2 लाइन्स, इफ द 2 ग्राफ लाइन्स, इफ द ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल, ग्राफ लाइन्स कैसे हो जाए, पैरेलल हो।
दो ही बनेगा लाइन अगेन, क्यों? क्योंकि दो ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन रहेगा ही, इसीलिए 2/1। और चलिए लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट और सॉल्यूशन का एक रिलेशन है, तो कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्टिंग होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या पैरेलल होगा। देखिए इंटरसेक्ट होने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन था ना, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको सबका खेल है ये a1 a2 सबका। तो देखिए इंटरसेक्टिंग जब होगा, इसका कहने का मतलब है कि a1 बाई a2, ठीक है, यानी a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशंस थे 2 और यहाँ पे -4, 2 -4, इसका निकालेंगे। ये चीज़ ये कभी इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के, ठीक है, b1 बाई b2 के कभी इक्वल नहीं होगा। तब जो हो जाएगा, अगर ऐसा केस है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, मतलब इंटरसेक्ट करने वाला। कौन साइड का केस? कौन साइड के केस में आपको सब इक्वल मिल जाएगा, और इसी हिसाब से मैंने आपको बताया भी था ये चीज़, ठीक है, आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ आपको बताया भी है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया था तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि ये 2 से मल्टीपल है, ये रियली में दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पे अगर a1 बाई a2 आप लेंगे यानी 2/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 3/6 यानी b1 बाई b2, ये भी 1/2, और अगर 16/32 लेंगे यानी c1 बाई c2, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आएगा आपको 1/2 ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला था कि ऐसा केस में आपको मल्टीपल्स रहता है, यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 क्या है? इक्वल होंगे। और यही चीज़ें क्या है? कोफिशिएंट और सॉल्यूशन के रिलेशन दिखाता है। और थर्ड जो है वो ये है कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो इक्वल ना हो c1 बाई c2 के, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि वो पैरेलल हो जाएगा और उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था, जैसे ये दोनों लाइन देखिए, ये दोनों लाइन में आप देखिए 2/-4 तो -1/2, -3/6 यानी a1 बाई a2 कितना हो जाएगा? 2/-4 यानी -1/2, -3/6 यानी b1 बाई b2, तो ये भी हो गया -1/2। लेकिन c1 बाई c2 जब हम करेंगे यानी 5/3, तो वो नहीं आया -1/2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये है किसका केस? ये है ठीक है, पैरेलल का केस, यानी जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से आप इक्वेशन देख के भी डायरेक्ट जज कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करने वाला है, यानी कि उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या पैरेलल होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कौन साइड करेगा। कैसे? कोफिशिएंट को देखिए, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल है लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो वो नो सॉल्यूशन है। कैसे? अगर तीनों इक्वल है तो सॉफ्टली आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और लाइंस जो है वो कोइंसाइड करने वाले। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखा है इस चीज़ को, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट जिस कंफर्ट लेवल में चाहते हैं पढ़ना, उस कंफर्ट से पढ़ सकें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।